हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एड्जॉर्प्शन में बीईटी इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। बीईटी इक्वेशन 1938 में ब्रोनर, इमेट और टेलर के द्वारा मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को समझाने के लिए दी गई थी। ये एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है जो विभिन्न प्रकार के एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन कर सकती है। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन विभिन्न प्रकार के अजम्पशंस के द्वारा तैयार की गई है, जिनको हमने मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग बीईटी इक्वेशन का जब इंट्रोडक्शन का अध्ययन किया था उसमें हमने उनका अध्ययन किया था। और प्रत्येक एक लेयर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लैंगम्यूर के जो अजम्पशंस हैं उनको कंसीडर करते हैं। मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन में ये माना गया कि जो क्रमागत जो लेयर हैं उनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है, और वो इक्विलिब्रियम इस प्रकार से है। जो फर्स्ट लेयर बनती है उसमें गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस साइट के साथ इंटरेक्शन में आते हैं और एक जीएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है। जीएस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट लेयर पर जो सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो चुके हैं। जी गैस मॉलिक्यूल अवेलेबल है और एस सॉलिड सरफेस जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए अवेलेबल है। फिर जो फर्स्ट लेयर जीएस है उसके साथ जब गैस मॉलिक्यूल और इंटरेक्शन में आते हैं तो वहाँ पर सेकेंड लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उस सेकेंड लेयर को हम G2S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। इसी प्रकार जब सेकेंड लेयर के साथ और गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन में आते हैं तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा उस सेकेंड लेयर के ऊपर डिपॉजिट होते हैं और थर्ड लेयर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है और मल्टी लेयर का निर्माण होता रहता है। जो लास्ट लेयर है उस लास्ट लेयर के लिए हम कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो अवेलेबल हैं वो सेकेंड लास्ट जो लेयर है उस लेयर के साथ इंटरेक्शन में आएंगे और एब्जॉर्प्शन की जो लास्ट लेयर है उसका निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशंस हैं, जिनको हम इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा या इक्वेशन नंबर 1.2.15 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम है जो हमने अभी लास्ट इक्वेशन में रिप्रेजेंट किए थे, उन इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन था उस फर्स्ट इक्वेशन के लिए जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए जो कांस्टेंट k है जिसे हम k1 डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट का एक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव कंसंट्रेशन। तो इसी प्रकार से इन सभी इक्वेशंस के लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस प्रकार से होंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए। इसी प्रकार से हम सभी लेयर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इन इक्वेशन को जब हम दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, साइड्स और जो गैस प्रेशर है उसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये जानना होगा कि जो अवेलेबल गैस है उसको हम उस गैस के प्रेशर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना अधिक प्रेशर होगा एब्जॉर्प्शन के लिए उतनी अधिक गैस अवेलेबल होगी। जो सॉलिड साइट है एस है वो प्रोपोर्शनल है थीटा नोट के, और ये थीटा नोट रिप्रेजेंट करता है उस फ्रैक्शन को जो उस फ्री सरफेस पर अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन होने के लिए। जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो सकता है वो फ्री फ्रैक्शन है साइड्स का। जीएस एब्जॉर्प्शन के होने के बाद का कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि
कितनी फ्री साइट्स ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, जिन पे एब्जॉर्प्शन हो चुका है, उसको हम θ1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि GS प्रोपोर्शनल होगा θ1 के। इसी प्रकार G2S ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल जो साइट था उसमें से कितनी साइट डबल लेयर के द्वारा ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। जैसे ये सॉलिड सरफेस है, इसमें इस प्रकार से साइट जो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल थी ये साइट है। अब यहाँ पर जैसे ये एक गैस मॉलिक्यूल, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ पर इस प्रकार से ये 2 लेयर बन गई और यहाँ पर इन साइड्स पे यदि इस प्रकार से 3 लेयर बन जाएं तो हम क्या कहेंगे कि ये θ0 है, जो जहाँ पर अभी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, फ्री है। यहाँ पर सिंगल लेयर डिपॉजिट हुआ है तो ये θ1 है। यहाँ पर डबल लेयर बन गया तो ये θ2 है। यहाँ ट्रिपल लेयर बन गया तो ये θ3 है। इस प्रकार से हम इनके फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे, इक्वेशन 1.2.16 या इक्वेशन नंबर 2 में रिप्रेजेंट किए थे, उनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नए कांस्टेंट K1, K2, K3 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे K4, K5 जितनी लेयर बनती है उनके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका वैल्यू जो दूसरे कांस्टेंट है उनसे बहुत अधिक होता है। K2, K3, K4 इनसे K1 का वैल्यू बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो θ1 वैल्यू है उस θ1 वैल्यू का मान बहुत अधिक होगा। और जब हम K2, K3 की बात करते हैं तो वहाँ पर θ1 का वैल्यू अधिक होगा, जबकि θ2 या θ3 जो वैल्यू है उनका मान कम होगा। तो उस कंडीशन में जो K2, K3 या K4 कांस्टेंट हैं उन कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा। साथ ही ये जो फर्स्ट लेयर के अलावा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सब का वैल्यू लगभग सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि K2 इज़ आलमोस्ट इक्वल टू K3 और K3 इज़ आलमोस्ट इक्वल टू K4, और इन सब को हम KL, क्योंकि ये जो प्रोसेस हैं वो द्रवीकरण के प्रोसेस के कारण पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें KL से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो K2, K3, K4 इन सभी को हम KL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो KL है ये इस प्रोसेस के लिए है, जो सैचुरेटेड वेपर है, जो जिससे कि सेकेंड या थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर का निर्माण हो रहा है, उसका जब कंडेंसेशन होगा तो उसके कंडेंसेशन से लिक्विड के रूप में, या हम कहें कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर उनके बीच में वंडर वाल इंट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, और उस वंडर वाल इंट्रैक्शन की वजह से वो कंडेंस्ड होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पर इस सैचुरेटेड वेपर के लिए प्रेशर P नोट हो तो उसके अकॉर्डिंग KL को हम कह सकते हैं कि KL इज इक्वल टू 1/P नोट। तो इस तरह से जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हमने लिखा कि इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू θ1/P थीटा नोट, और K2, K3, K4 उन सभी को हम KL के रूप में रिप्रेजेंट करें तो उनके लिए K2 के लिए होगा KL इज इक्वल टू θ2/P θ1। K3 के लिए हम लिखेंगे KL इज इक्वल टू θ3/P θ2। इस प्रकार से उन इक्वेशंस को हम इन इक्वेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इन इक्वेशंस के द्वारा जब हम θ1, θ2 इनका वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू इस प्रकार से होगा। जो θ1 का वैल्यू है वो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग θ1 का वैल्यू आ जाएगा θ1 इज इक्वल टू K1P θ नोट,
और जब हम यहाँ से थीटा 2 का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा 2 होगा, थीटा 2 इज इक्वल टू के एल इंटू पी इंटू थीटा 1। और इसी प्रकार जब थीटा 3 का वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से थीटा 3 इज इक्वल टू के एल इंटू पी इंटू थीटा 2। तो जब हमने थीटा 2 का वैल्यू निकाला के एल इंटू पी इंटू थीटा 1 और थीटा 1 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है, तो वहाँ जब हम थीटा 1 का वैल्यू रखेंगे तो के एल इंटू पी, और जब हम थीटा 1 का वैल्यू रखेंगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू है के 1 पी इंटू थीटा 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने जब इसका पुटअप किया तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन जो थीटा 2 है उस थीटा 2 का वैल्यू हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के एल की जगह 1/p0 जो के एल का वैल्यू है, ये p का p, और थीटा 1 की जगह ये हमने k1p थीटा नोट रख दिया। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं k1p इंटू पी अपॉन पी नोट इंटू थीटा नोट। इसी प्रकार थीटा 3 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो थीटा 3 इज इक्वल टू के एल इंटू पी इंटू थीटा 2, और थीटा 2 का वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं। तो के एल का वैल्यू 1/p0, पी का हमने पी सेम रखा, और थीटा 2 की जगह हमने रख दिया k1p इंटू पी अपॉन पी नोट इंटू थीटा नोट। तो इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर है इसको हम p अपॉन पी नोट लिखें तो हम लिख सकते हैं कि थीटा 3 इज इक्वल टू k1p इंटू पी अपॉन पी नोट स्क्वायर इंटू थीटा नोट। इसी प्रकार जब हम थीटा 4 का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा 4 के लिए यहाँ पर ये जो स्टेप है ये थीटा जो स्क्वायर है ये रूट क्यूब हो जाएगा। तो थीटा 2 में ये सिंगल पावर, थीटा 3 में ये डबल पावर, और थीटा 4 में ये ट्रिपल पावर। इस प्रकार से हम हर प्रोसेस के लिए जो फ्रैक्शन वैल्यू है या थीटा वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। जो थीटा का टोटल वैल्यू है, जो टोटल सरफेस है, उसको हम कहते हैं कि 100% सरफेस या एक इकाई है, उसका मान थीटा 0 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इन सब के योग के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा टोटल इज इक्वल टू थीटा नोट प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 100% या 1 यूनिट। अब यहाँ पर यदि हम थीटा 1 थीटा 2 इन सब का वैल्यू पुटअप करें तो थीटा टोटल का वैल्यू हम इस प्रकार से, या हम कहें कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ इस स्टेप से हमने थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इन सब की वैल्यू पुटअप कर दी। यहाँ पर हम थीटा नोट को कॉमन लेकर इस इक्वेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी अपॉन पी नोट का वैल्यू या तो 1 से कम होगा या 1 के मैक्सिमम 1 के बराबर हो सकता है, और जनरली 1 से कम होगा। उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन 1.2.23 है, इसमें इस स्टेप को, ये जो प्रेशर वाला स्टेप है, इस स्टेप को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन करने पर थीटा टोटल का जो वैल्यू है वो होगा थीटा टोटल इज इक्वल टू थीटा नोट इंटू 1 प्लस k1p अपॉन 1 माइनस p अपॉन p नोट, और इसका टोटल वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम थीटा नोट का वैल्यू निकालें तो थीटा नोट इस पद को हम इस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, और 1 अपॉन में आने पर हम इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया कि टोटल कितना सरफेस साइड का कितना फ्रैक्शन अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, ये थीटा नोट है। अब हम बात करते हैं टोटल वॉल्यूम की कि टोटल कितना गैस का वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो चुका है। तो जो गैस का वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो चुका है वो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 इनके रूप में है। थीटा 1 में सिर्फ गैस मॉलिक्यूल की सिंगल लेयर है, वहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल है। थीटा 2 में वहाँ पर अगर हम कहें कि सिर्फ एक जो साइट है वो डबल लेयर के रूप में है, तो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होंगे। इस कारण वहाँ पर हम ये थीटा 2 के रूप में वॉल्यूम को काउंट करेंगे, और जहाँ पर ट्रिपल लेयर हो गई है वहाँ पर 3 थीटा 3। इसी प्रकार से हम वी टोटल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी टोटल इज इक्वल टू वी मोनो इंटू थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 प्लस 3 थीटा 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये थीटा 1, थीटा 2 इन सब का जब हम वैल्यू रखेंगे और उन सब वैल्यू में K1 P थीटा नोट को जब हम कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से। इस इक्वेशन में ये जो ब्रैकेट के अंदर जो स्टेप है इस को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 + 2 इंटू पी अपॉन पी नोट प्लस 3 इंटू पी अपॉन पी नोट का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका वैल्यू 1/1 माइनस पी अपॉन पी नोट का होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो हम इस पद को इसके द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वी टोटल इज इक्वल टू होगा वी मोनो इंटू K1 P थीटा नोट अपॉन 1 माइनस पी अपॉन पी नोट का होल स्क्वायर। और जब हम थीटा नोट का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, थीटा नोट का वैल्यू यहाँ इक्वेशन, जैसे ये थीटा नोट का वैल्यू हमने यहाँ निकाला था, ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो यहाँ पर थीटा नोट का वैल्यू पुटअप करने पर ये वी टोटल का वैल्यू हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसमें जो P वैल्यू है उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू पी नोट इंटू पी अपॉन पी नोट, क्योंकि कैंसिल आउट होने पर P शेष रहेगा। P नोट है उसको हम 1/KL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि KL इज इक्वल टू 1/P नोट था। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि P की जगह हम 1/KL इंटू पी अपॉन पी नोट लिख सकते हैं। ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में लिखते हैं तो हमें वी टोटल का मान ये प्राप्त हो जाता है। तो ये हमें वी टोटल का मान प्राप्त हो गया। यहाँ पर K1/KL जो कि दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कांस्टेंट को हम सिंबल C के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो ये जो वी टोटल वैल्यू है इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये BET इक्वेशन का एक फॉर्म है, और इसे हम सिंपल फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म है। y बराबर c प्लस mx। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया BET इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।